सबसे पहले आप सबों को गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में वायरिंग से जितने सारे टर्म रिलेटेड थे फर्स्ट यूनिट में जो था उन सबों के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में वायरिंग करने के लिए जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसका फंक्शन जानेंगे कि हम लोग वायरिंग में इस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो आखिर इसका काम क्या है और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो हमने इतना सारा नाम लिखा है, इन सारे इक्विपमेंट का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में ये होता क्या है और इसका वायरिंग में क्या काम है और ये काम कैसे करता है। पहला वायरिंग में क्या काम है इसका, यानी इसका फंक्शन और ये काम कैसे करता है। तो हम लोग देखते हैं वीडियो का। उससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग देखने के बाद वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी जाए। चलिए आते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहला MCB। MCB का मतलब क्या होता है? MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम अगर लिखें सर्किट ब्रेकर, ये क्या है वो समझते हैं। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक डिवाइस है, समझिएगा क्या है। ये एक डिवाइस है। मान लिया जाए यहाँ से सर्विस मेंस से सप्लाई आ रहा था, ये फेज वायर हुआ और ये न्यूट्रल वायर हुआ, सप्लाई आ रहा था। तो हमको सप्लाई आ रहा है, अब हमको सप्लाई को कट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कट करना है, बाय द वे हमको काम करना है। तो हम लोग जो जनरली घरों में होता है वो क्या करते हैं, टोका उतार देते हैं। टोका फंसाने वाला ही होता है, वो टोका फंसाने वाला नहीं, वायरिंग में समझ रहे हैं। तो टोका फंसाने वाला मतलब यहाँ पे वायर का टोका बनाने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली टोका उतार देते हैं। लेकिन एक और होता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि स्विच यूज करते हैं, सिंगल पोल, डबल थ्रो या डबल थ्रो डबल पोल बताए थे, ऐसा करके स्विच। ये हुआ और ये सर्विस आ रहा था। अगर दोनों एंड पे ये ऑन करने के बाद या काम करने ऑपरेट करवाने के बाद दोनों एंड पे ये हट जाता है तब होता डबल थ्रो। अगर एक एंड पे हटता है तो सिंगल थ्रो। और पोल कितने हैं, 1 2। अगर 3 फेज का होता तब ये कितने पोल हो जाते हैं, 3 पोल हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कौन सा है, सिंगल थ्रो, क्योंकि जब ये ओपन हुआ तो एक ही एंड पे ओपन हुआ लेकिन एक एंड कनेक्टेड है। तो ये सिंगल पोल, सिंगल थ्रो और ट्रिपल पोल हुआ, सिंगल थ्रो ट्रिपल पोल। लेकिन ये वाला सिंगल थ्रो डबल पोल, इस तरीके का। लेकिन ये कब काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब हमको रिक्वायरमेंट हो कि हम लाइन को क्या करें, सप्लाई को क्या करें, बंद करें, या अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करें, सप्लाई को बंद करना चाहिए। लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऐसा नहीं है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जो ऑटोमेटिकली, बाय द वे इसमें क्या था कि फॉल्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद होगा सप्लाई को। मान लिया जाए कि रेटिंग करंट से अभी 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाना था और एकाएक 50 एम्पियर करंट फ्लो आ जाए, तो बताइए ये जो पोल था, पोल वाला स्विच था, ये क्या ऑपरेट करेगा? नहीं। तो उस केस के लिए ये डिवाइस आता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या है कि जब सप्लाई आ रहा है तब ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो फॉल्ट की कंडीशन में ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। ऑटोमेटिक ट्रिप करता है। ऐसा नहीं है जैसे अभी 10 एम्पियर करंट जा रहा है, अचानक 50 एम्पियर, तो हमको तो पता नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसा डिवाइस है जो इस 50 एम्पियर करंट को सेंस करेगा और क्या करेगा, ये सर्किट को इधर सप्लाई देना बंद कर देगा। तो बताइए ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ?
फ़ायदा ये हुआ कि अगर सडनली फॉल्ट आता है सर्किट में तो हमारे घर में जितने सारे इक्विपमेंट होंगे, यानी इधर से सप्लाई आ रहा था, सप्लाई के बाद जितने सारे इक्विपमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, यानी ख़राब होने से बच जाएंगे। अगर ये नहीं होता तब हम लोग एक और क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। तो बताइए फ्यूज और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? फ्यूज का भी तो काम वही है। फ्यूज का काम क्या है कि सर्किट को ब्रेक करवा देना जब फॉल्ट होता है तो फ्यूज और इसमें डिफरेंस है। ये जो एमसीबी है, देखिए डिफरेंसेस क्या है। एमसीबी है जो नॉर्मल कंडीशन में भी हम लोग ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे करते हैं, आप लोग देखे होंगे घर में ऊपर नीचे करने वाला, तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में भी इसको काम करवा सकते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन में तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा ही, पहला। दूसरा, फ्यूज एक बार ऑपरेट होने के बाद उसका काम करने का होता है, अगर एक बार फ्यूज खराब हो गया तो दोबारा हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एक बार ट्रिप कर गया, यानी सप्लाई ज़्यादा आया तो ये एक बार बंद कर दिया सर्किट को तो पुनः ये ऑपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करने के बाद ये खराब हो गया। तो आगे फ्यूज है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे फ्यूज के बारे में, अभी एमसीबी समझते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता क्या है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है, एबनॉर्मल कंडीशन और साथ ही साथ नॉर्मल कंडीशन दोनों केस में हम लोग सर्किट को क्या कर सकते हैं, उससे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये काम है किसका? एमसीबी का। यानी इसको हम लोग स्विच के जैसा भी काम करवा सकते हैं। स्विच का काम क्या है? सप्लाई को बंद करना, वही ना। तो स्विच के जैसा भी काम करवा सकते हैं और फॉल्ट के कंडीशन में प्रोटेक्टिव डिवाइस के जैसा भी इससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये दोनों हुआ। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन पे आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ज़्यादा तो नहीं बताएंगे यहाँ पे क्योंकि ये इतने सारे टर्म को क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले ये वर्क कैसे करता है, तो आप लोग को पता होगा जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या बनाता है, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अभी 15 एम्पियर के वजह से, अभी मान लिया जाए ये सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, रेटिंग करंट है, यानी रेटेड करंट है कि कितना फ्लो होगा, इसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो एमसीबी क्या काम करता है कि 15 से जैसे ही करंट बढ़ेगा ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ऑपरेट कैसे होगा, यानी जो 15 एम्पियर में ये अपना फील्ड बना रहा था, 15 एम्पियर में फील्ड बना रहा था, अब बताइए 15 से जैसे ही बढ़ेगा तो ये फील्ड का क्षमता बढ़ेगा कि नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाने का क्षमता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब समझिए, देखिए ये क्या था, लाइन वायर जा रहा, सप्लाई जा रहा था, ये सप्लाई, हमने सप्लाई में क्या कर दिया, एक ये ट्रिप करने वाला लगा दिया डिवाइस। अब यहाँ से हम लोग सप्लाई ले जा करके एक क्या लगा, ये सप्लाई आ रहा है और ये हम लोग यहाँ से क्या किए, एक मैग्नेटिक फील्ड या करंट को हम लोग इधर डिटेक्ट किए, अलग किए। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसी सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब बताइए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, हमने एक और बनाया, ये हमने ये बनाया एक देखिए, अब ये नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट है, यानी ऐसे यहाँ पे फॉल्ट है, यानी यहाँ से ये नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई जा रहा है। अभी 5 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है इसमें। देखिए तो ये कुछ नहीं है, ये इधर करंट नहीं जाएगा, बात समझिएगा, इधर करंट ही नहीं जाएगा। ये क्या है, ये सप्लाई, इसको समझिए, या इसको हम और इस तरीके से चेंज करके बना देते हैं इधर, और ये इसमें ये बैटरी लगा देते हैं और ये बना दिए, यही हमने बना दिया एमसीबी। ये हमने क्या बना दिया, एमसीबी। देखिए नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से करंट क्या कर रहा है, ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी मान लिया जाए कि 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तब 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका एक अपना फील्ड बनेगा, ये इस फील्ड पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा।
5 एम्पियर के वजह से ये इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है कि ये जो सर्किट है इस सर्किट को क्या करे, ये इस सर्किट पे फोर्स लगा पाए, यानी इस सर्किट को ये स्प्रिंग के द्वारा उधर खींचे हुए हैं। तो इतना फोर्स ये नहीं लगा पा रहा है कि ये इस सर्किट को क्या करे, इस डायरेक्शन में खींचे। जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, इस वायर को इधर खींचेगा। तो जैसे ही इस वायर को इधर खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से क्या लगा हुआ था, एक बैटरी लगा हुआ था। ये बैटरी से यहाँ क्या होगा, बैटरी से ये करंट सप्लाई होना शुरू हो गया। अब जैसे ही करंट इसमें सप्लाई शुरू होना, करंट सप्लाई स्टार्ट हो गया, तब ये अपना फील्ड की वजह से इस वायर को जो था ये इसको इधर खींचेगा और ये सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यानी हम लोग देखें कि जब 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था तो इसका फील्ड 5 एम्पियर के द्वारा जो बनाया गया फील्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ये सर्किट को क्या करे, ट्रिप कर सके, सर्किट को ट्रिप कर सके। दूसरा, इसको बोलते हैं ट्रिप सर्किट, इसको बोलते हैं ट्रिप करना, और ये है सर्किट ब्रेकर। सर्किट को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। तो 5 एम्पियर के वजह से सर्किट ट्रिप नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से करंट ज़्यादा फ्लो हुआ तो ये क्या किया, इस सर्किट को ट्रिप करवाया और ये फिर सर्किट ब्रेकर अपना काम किया और ये जो सर्किट था, करंट फ्लो हो रहा था, वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो फंक्शन है, काम करने का तरीका इसी पे है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे वर्क करता है। ये ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात नहीं किए हैं, सिर्फ उसका प्रिंसिपल बताएं कि इस तरीके से ये क्या करता है, काम करता है। एमसीबी था। दूसरा टर्म है फ्यूज। तो अभी हम बताएं कि फ्यूज का काम क्या है। फ्यूज एक ऐसा इक्विपमेंट है या डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस है, जो नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंडीशन में अगर करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब क्या कि रेटेड करंट फ्लो हो रहा है उसमें। अगर 5 एम्पियर का सर्किट बनाया हुआ है तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या उससे कम फ्लो हो रहा है। तो जो फ्यूज़ है वो नॉर्मल केस में अगर इससे करंट फ्लो होता रहे तो ये अपना काम इनफाइनाइट टाइम तक करता रहे। बात समझिएगा। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर रेटेड वैल्यू या रेटेड वैल्यू से कम उसमें सप्लाई जाता रहे तब ये अपना नॉर्मल काम करता रहेगा। जैसे ही रेटेड वैल्यू से सप्लाई ज़्यादा जाएगा इसमें तो ये क्या करेगा, फ्यूज अपने आप को ट्रिप करवाएगा और सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करवा देगा। तब ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जैसे ये करंट जा रहा था, हम लोग यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं ऐसा करके, कुछ घर के जैसा बना करके, और उसमें एक ऊपर से लगाने वाला और इसमें क्या लगा होता है, फ्यूज लगा हुआ होता है। तो ये वाला वायर क्या हो जाता है, टूट जाता है जब करंट फ्लो होता है ज़्यादा। तो अब इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि फ्यूज का, कि ये जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो कैसा लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्यूज का वायर अंदर लगा हुआ रहता है उसका कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, ध्यान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। अगर कंडक्टिविटी हाई नहीं होगा तो वो करंट फ्लो को ही क्या कर देगा, रोक देगा, पहला। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा तो कितना भी करंट फ्लो करेगा इसका जो अंदर का लिंक है, मटेरियल है, वो मेल्ट नहीं करेगा और करंट को फ्लो होते रहेगा। तो ऐसा केस में क्या होगा कि अगर रेटेड करंट से ज़्यादा वैल्यू फ्लो कर रहा है तो जिस डिवाइस को बचाने के लिए फ्यूज लगाया गया है वो डिवाइस खराब हो जाए लेकिन फ्यूज काम ही नहीं करे तो ऐसा कोई फ़ायदा। जनरली यही होता है, बार बार फ्यूज हो रहा है, फ्यूज खराब हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा सा वायर ला करके उसमें इक्विप्ड कर देते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, होगा ये कि अगर फॉल्ट आए तो फॉल्ट के बाद जितने सारे, यानी घरों में जितने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो खराब हो जाएंगे लेकिन फ्यूज खराब नहीं होगा। तो फ्यूज का काम क्या है कि वो रेटेड करंट से अगर ज़्यादा सप्लाई इसमें जा रहा है तो उसको क्या करना, ट्रिप करवाना, डिस्टर्ब करना या रोकना काम होता है फ्यूज का। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो फ्यूज मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब कि होता है गर्म होने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और वो
खराब हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया भी उसमें नहीं होना चाहिए और वो सस्ता होना चाहिए। ये था फ्यूज का रिक्वायरमेंट। हम लोग एक एक करके इक्विपमेंट देख रहे हैं। हालांकि अब बात समझिएगा, एमसीबी के बारे में हम लोग को पूरा आगे पढ़ना है। फ्यूज के बारे में भी कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं ये भी हम लोग को पढ़ना है आगे। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एस्टिमेटिंग कोस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको ये जानना है कि ये इंट्रोडक्शन, ये इक्विपमेंट होते क्या हैं और इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग। बात समझ में आया होगा, 2 टर्म क्लियर हुए। अब तीसरा टर्म आता है फ्यूज लिंक। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो फ्यूज होता है, इस फ्यूज में जो वायर होता है उस वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज लिंक बोलते हैं, फ्यूज लिंक बोलते हैं। तीसरा टर्म कार्ट्रिज फ्यूज लिंक। तो आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे जैसे सीडी हुआ, बॉक्सेस होते हैं या टीवी होते हैं, उसमें देखे होंगे जो फ्यूज होता है वो एक बॉक्स में करके और लगाया हुआ रहता है और बाहर से पैक रहता है। तो जब फ्यूज लिंक को एक बॉक्स में करके पैक कर दिया जाता है तब वो जो उस फ्यूज लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज लिंक बोला जाता है। एक एक इक्विपमेंट के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हमको घर खराब हो गया है, घर में वायरिंग खराब हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लिया जाए ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जनरली लकड़ी का होता है, लेकिन अब जो कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो उसमें ये वाला किस चीज़ का बना हुआ होता है, लोहे का बना हुआ होता है या स्टील का बना होता है, जिसमें यानी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है, इस चीज़ का बना हुआ होता है। हमने मेन सप्लाई को ऑफ कर दिया और हम लोग क्या करें, उसमें रिपेयर करना शुरू कर दें। अब बताइए, हमने मेन सप्लाई ऑफ किया है तो बताइए क्या इसमें करंट आ सकता है कि नहीं। हो सकता है कहीं और फॉल्ट की वजह से आए, बात समझिएगा, कहीं और फॉल्ट की वजह से आए, या मेन सप्लाई हम लोग जनरली बंद करते हैं कौन सा, फेज वायर को, अर्थ वायर को नहीं करते हैं क्योंकि उसमें करंट नहीं आता है। लेकिन बाय द वे कहीं से भी फॉल्ट हो और इसमें करंट आ जाए तो हम लोग रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो इस कंडीशन को बचाने के लिए, इस कंडीशन से बचाने के लिए ये क्या है, ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका काम क्या है कि इसमें वो टेस्ट करेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें ये इक्विपमेंट को क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा। जैसे ही हम लोग इस इक्विपमेंट में इस डिवाइस को अटैच करेंगे तो वो ये बताएगा कि ये जो है, जो मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस पे कुछ पोटेंशियल यानी वोल्टेज है या नहीं है। अगर है तो उसको क्या करेगा, ये अर्थ कर देगा। और ये काम यानी ये क्या करता है, ELCB क्या करता है, ये फॉल्ट करंट को या अर्थ लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है और उसको शॉक लगने से बचाता है। यानी ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अब 2 टर्म आते हैं यहाँ पे, ये वाला जो ELCB है, ये वोल्टेज बेस्ड भी होता है और करंट बेस्ड भी होता है। एक वोल्टेज को मेजर करता है और एक करंट को मेजर करता है। तो करंट को जो मेजर करता है, ये जो ELCB है, वो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है कि ये जो सरफेस है इस पे कितना पोटेंशियल अभी अवेलेबल है सप्लाई ऑफ करने के बाद भी। तो ये ELCB वोल्टेज बेस्ड है। लेकिन जो करंट बेस्ड होता है उसका नाम होता है रेसिड्यूअल करंट डिवाइस, RCD, रेसिड्यूअल करंट डिवाइस, जो करंट को डिटेक्ट करता है। हालांकि दोनों का काम सेम ही है, लेकिन एक वोल्टेज बेस्ड है और एक करंट बेस्ड है। तो याद रखिएगा एक एक पॉइंट को। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, वायरिंग में करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टर, और ये सारे लोगों को पता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर सिंपली वैसा मटेरियल या वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो। ध्यान रखिएगा, सिंपली फ्लो हो, ऐसा नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो जो करंट फ्लो को आसानी से फ्लो करवाए, वैसा मटेरियल जिसमें करंट आसानी से फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है स्विच। अभी हम लोग 2 टर्म पढ़े, एक फ्यूज पढ़े और एक MCB पढ़े। तो फ्यूज से ये डिफरेंट कैसे है। MCB हम लोग पढ़ा कि दोनों कंडीशन में काम करता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल है। फ्यूज बोले कि सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल। ये स्विच
स्विच का काम सेम है। एक उधर देखें कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि फ्यूज सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन में, तो ये वाला जो है स्विच वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने के लिए ऑपरेट होता है या यूज होता है। स्विच जैसे जो टिप टैप करने वाला देखें उसी को स्विच बोलते हैं। यानी स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में इस सर्किट को क्या करेगा, ट्रिप करवाएगा या सर्किट को ब्रेक करेगा। तीसरा है रिले। नेक्स्ट पॉइंट है रिले, जो अभी अभी हम यहाँ पे फिगर बनाए थे एमसीबी में। एमसीबी में हमने फिगर बनाया था, यहाँ पे बनाया था ऐसे करके कुछ फिगर। ऐसे करके हमने फिगर बनाया था। तो बताइए इसमें दो भाग थे, एक ये वाला पार्ट था और एक ये वाला पार्ट था। इसी को हम लोग रिले बोलेंगे। रिले का काम क्या होता है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना। एक ये वाला था सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेक करने का काम ये वाला पार्ट कर रहा था। लेकिन रिले क्या होता है, तो रिले एक ऐसा डिवाइस है जो फॉल्ट कंडीशन को डिटेक्ट, जैसे आदमी थोड़ी है, ये इक्विपमेंट ह्यूमन थोड़ी है कि उसको सेंस कर लेगा, उसको कोई ना कोई पद्धति सिस्टम पे बेस्ट है, फिजिकल कोई चेंजेज पे बेस्ट है कि हाँ पहले के कंपेरिजन में अब इतना चेंज हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो रिले क्या है, रिले एक ऐसा डिवाइस है जो फॉल्ट कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन के कंपेरिजन में फॉल्ट कंडीशन को डिटेक्ट करता है। ये डिटेक्ट कैसे करता है उस बात को समझें। तो पहले से ये इसमें बोला गया था या सेट किया हुआ था कि जब 5 एम्पियर के वजह से जो यहाँ पे फील्ड बनेगा उसके वजह से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 5 से बढ़ेगा, यानी प्री सेट वैल्यू था, प्री डिटरमाइंड वैल्यू था, उसमें अगर वेरिएशन होता है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू कितना था 5 एम्पियर, यानी पहले से सेट वैल्यू था कि 5 एम्पियर तक रहेगा तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से क्या होगा, बढ़ेगा, तब ये सर्किट क्या होगा, ये काम करना शुरू करेगा। यानी प्री डिटरमाइंड वैल्यू में जैसे ही वेरिएशन होता है तब ये डिवाइस क्या होता है, अपना काम करता है और वो सिग्नल भेजता है इसको, किसको, सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करवा देता है। तो अब बात समझ में आया होगा रिले क्या है। तो रिले एक सेंसिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, एक सेंसिंग डिवाइस है जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू में अगर वेरिएशन होता है उसको क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है। तो ये काम था रिले का। रिले हमेशा, रिले और सर्किट ब्रेकर साथ दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं। अगर रिले सिर्फ और सिर्फ है तो उसका कोई काम नहीं होगा जब तक कि सर्किट ब्रेकर नहीं है, और जब तक कि सर्किट ब्रेकर नहीं है तब तक रिले का कोई काम नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ यूज होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, टावर देखे होंगे, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन का टावर, वहाँ पे एक लगाया हुआ रहता है एरियल, इस तरीके का तार वायर लगाया हुआ रहता है, देखे होंगे। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर ये क्यों लगाया हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर। होता यह है कि जब लाइटनिंग स्ट्रोक आते हैं, मतलब तड़ित जब गिरता है, तड़ित जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वज्रपात होना, तड़ित जब गिरता है, लाइटनिंग स्ट्रोक जब होता है तो उसका पोटेंशियल हाई होता है। उस पोटेंशियल को ग्राउंड करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइटनिंग अरेस्टर। एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लाउड की वजह से, क्लाउड की वजह से हाई पोटेंशियल जनरेट होता है। हाई पोटेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है वो अलग टॉपिक है। हाई पोटेंशियल जनरेट होता है तो पोटेंशियल वो एयर वाले मीडियम को क्या करता है, ब्रेक करते हुए वो ग्राउंड होना चाहता है। अब ग्राउंड होना क्यों चाहता है, क्योंकि अर्थ को जीरो पोटेंशियल माना गया है, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होता है, आना चाहता है। अब इस आने के क्रम में अगर ये किस चीज़ का है, कोई इक्विपमेंट है या लोहे का बना हुआ है, तो वो इस लोहे को ही कंडक्टर के जैसा मान करके इसके द्वारा क्या होता है, ये अर्थ हो जाता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चला जाता है। अब ऐसा होने के साथ साथ इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो जितने सारे इसमें इक्विपमेंट थे वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस चीज़ को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टावर ही हो सकता है घर भी हो, घर पे भी गिरता है तो घर, अर्थ यहाँ पे है और ये घर है तो यहाँ पे भी ये लॉसेस कर सकता है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग जो लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ये क्या
कैसे काम करता है? तो लाइटनिंग अरेस्टर का एक एंड इसका वायर होता है, इसमें वायर कनेक्टेड होता है, ये वायर एक एंड आ करके और लास्ट में क्या होता है? ग्राउंड हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है? तो ये हाई पोटेंशियल आता है, तो हाई पोटेंशियल इस वायर के थ्रू होते हुए क्या होता है? ग्राउंड होता है, और ये आसपास उस पोटेंशियल का इफेक्ट को बचाता है। तो ये जो कंडक्टर बीच में होता है, ये कंडक्टर कैसा होना चाहिए? एक करंट का जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये दो तरीके से काम करता है। एक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ होता है उसका रेजिस्टेंस एक में हाई होना चाहिए, एक में लो होना चाहिए। किस केस में हाई होना चाहिए और किस केस में लो, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एकदम बेसिक सा समझिए कि एक अगर कमज़ोर आदमी है, उसको अगर हमको दबाना हो, मतलब उसकी बातों को हटाना हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं? उसको क्या करते हैं? उसको मान लिया जाए कि एक कमज़ोर आदमी जाना चाह रहा है यहाँ से, तो क्या करते हैं? उसको प्रेशर बना करके रोक देते हैं कमज़ोर आदमी को। लेकिन यही एक अगर मजबूत आदमी रहता है तब क्या कहते हैं उसको? कि आराम से तुम निकल जाओ। सेम काम यहाँ पे होता है। अगर ये जो पोटेंशियल यहाँ पे है, वो अगर हाई पोटेंशियल हो, तो उसको जो रोकने वाला का था, ये जो कंडक्टर बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या किया जाता है? लो कर दिया जाता है, ताकि तुम आ रहा है यहाँ से और आते आते ऐसे क्या हो जाओ? ग्राउंड हो जाओ। कब? जब ये आदमी क्या था? बहुत मजबूत था, यानी पोटेंशियल क्या है? उसका हाई है। अगर इसका पोटेंशियल लो होता है तब क्या होता है? तो पोटेंशियल लो होता है तो हम लोग जो ये बीच में वायर लगा हुआ रहता है, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, ताकि वो उधर ही रुक जाए। दोनों केस में समझे। अगर पोटेंशियल हाई होगा तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। सॉरी, अगर पोटेंशियल हाई होगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और अगर पोटेंशियल कम रहेगा, यानी कमजोर आदमी रहेगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा देते हैं, ताकि तुम उधर ही रुक जाओ। ये था लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद टर्म आता है सर्किट। सर्किट क्या होता है? तो सर्किट कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? तो कंडक्टर का और एप्लियंसेज का। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाए थे, यहाँ से सप्लाई लाए थे, एक लाइव वायर यानी फेज वायर और एक इधर से न्यूट्रल वायर लाए थे, और इसमें हम लोग एक फैन ऑपरेट करवा दिए, एक बल्ब लगा दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे? सर्किट बोलते हैं। सर्किट क्या है? एक अरेंजमेंट है। किसका? तो कंडक्टर का और एप्लियंसेज का, यानी इक्विपमेंट का। लेकिन कंडीशन होना चाहिए, ये क्लोज सर्किट बनाए, क्लोज पथ बनाए। अगर इसको काट दे और यहाँ से सर्किट करंट आ रहा है और बीच में रुक जाए, यानी यहाँ पे वायर टूटा हुआ है, तब ये सर्किट नहीं कहलाएगा। सर्किट हम लोग इसको तभी बोलेंगे जब ये सर्किट क्या हो? ये जो पूरा करंट का फ्लो हो, वो इधर से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और ये पुनः वापस चला जाए। यानी सर्किट पूरा क्या हो? एक पाथ बनाए, एक क्लोज्ड पाथ बनाए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। फिर से एक बार, सर्किट क्या है? तो एक कंडक्टर और इक्विपमेंट का क्या है? अरेंजमेंट है, जिसमें क्लोज पाथ हो। क्या हो? क्लोज पाथ हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तो हम लोग वायरिंग के ही टाइम में देखे थे कि ये क्या है? एक इक्विपमेंट है या डिवाइस है, जिसमें क्या होता है? दो बस बार होते हैं, एक लाइव वायर के लिए और एक न्यूट्रल वायर के लिए। इससे, इस बोर्ड से या इस डिवाइस से हम लोग ढेर सारे क्या करते हैं? सर्किट निकालते हैं। जो अभी हम लोग सर्किट देखे, हम लोग क्या करते हैं? सर्किट निकालते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड? क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक डिवाइस है जिसमें दो बस बार होते हैं, और इस डिवाइस से हम लोग नंबर्स ऑफ सर्किट को निकालते हैं जैसा रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट टर्म आता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अभी तक अर्थिंग का मतलब क्या समझ रहे? तो उधर जो अर्थिंग क्या करते हैं? एक ज़मीन में रड को क्या करते हैं? लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग दूसरा समझेंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ही मानिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब मान लीजिए इसमें वायर कनेक्शन किए हुए हैं, वायर कनेक्शन किए हुआ है। तो वायर कनेक्शन किया हुआ, बाय द वे फॉल्ट आए, फॉल्ट का सिंबल ये होता है, फॉल्ट आए। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है वो स्टील का है। तो बताइए, फॉल्ट की वजह से इसमें अगर सट जाएगा, टच कर जाएगा, तो अगर हम लोग टच करेंगे तो शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब बोलिएगा ये क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे अर्थिंग बता रहे हैं। तो अर्थिंग बोलते हैं कि इस जो ये मेटल सरफेस हुआ,
ये मेटल सरफेस को ग्राउंड करना ही अर्थिंग कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस से एक वायर कनेक्ट करके और उसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब कि जीरो पोटेंशियल पे कर देते हैं। तब ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। और इस कंडक्टर को, जो मेटल सरफेस और ग्राउंड के बीच होता है, इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर या ECC। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। जो मेटल सरफेस और ग्राउंड के बीच जो कंडक्टर यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ECC, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। मेटल सरफेस बोले या नॉन करंट कैरिंग डिवाइस या नॉन करंट कैरिंग इक्विपमेंट या डिवाइस, जो भी बोले, यानी इसमें करंट फ्लो हमको नहीं होना था, लेकिन फॉल्ट की वजह से इसमें करंट आ गया, तो हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है उसे ना, हमको अपना सुरक्षा करना है। तो इसलिए क्या करते हैं, जीरो पोटेंशियल करने के लिए यहाँ से कंडक्टर ये यूज कर देते हैं और उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो जो कंडक्टर यूज हुआ उसको बोलेंगे ECC यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थ बोलेंगे। ये हुआ ECC। अब अर्थ लीड क्या होता है, तो हम लोग जब अर्थिंग बनाए होंगे, जो बनाए होंगे वो समझते होंगे। सबसे पहले जो ग्राउंड होता है, अर्थ में क्या करते हैं, अर्थ अब भूमि वाला अर्थ में क्या करते हैं, एक रड को क्या करते हैं, रड को नीचे करते हैं, यानी ग्राउंड में करते हैं रड को। तो इस रड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ लीड बोले, या अर्थ इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है और अर्थ लीड बोला जाता है। देखिए तीनों का टर्म, अर्थिंग, इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, तो नॉन करंट कैरिंग डिवाइस को ग्राउंड करना ही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। नॉन करंट कैरिंग सरफेस या डिवाइस में से, नॉन करंट कैरिंग डिवाइस से लेकर के ग्राउंड तक जो कंडक्टर यूज होता है उसको बोलेंगे ECC। और जो लास्ट एंड पे जो ग्राउंड में कंडक्टर किया हुआ रहता है, डिप किया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ लीड बोलेंगे। तीनों टर्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं केबल। तो केबल और कंडक्टर किन्हीं लोगों को समझ में आ रहा हो कि दोनों एक ही हैं? नहीं, केबल बोलते हैं वायर को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, केबल क्या है, एक वायर है। लेकिन जनरली हम लोग जो देख रहे हैं उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। जैसे सिंपली अगर एक बात किया जाए, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये केबल नहीं हुआ, ये क्या है, ये केबल नहीं हुआ, सिंपली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वायर बोलेंगे। तो केबल क्या होगा, तो केबल बोलते हैं कि अगर वायर पे या कंडक्टर पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर इसको बढ़ाया जाए, मतलब मैकेनिकल इंजरी को अगर उसको प्रोटेक्ट करने का के लिए एक इंसुलेशन दिया जाए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। यानी वायर ही होता है, केबल भी काम क्या करता है, करंट को फ्लो करवाने का ही काम करता है, लेकिन हम लोग उसको केबल तब बोलेंगे जब उस पर एक लेयर, इंसुलेशन लेयर लगाया जाए जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे उस वायर को, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, केबल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट मान लिया जाए एक बल्ब लगा हुआ है, ऐसे, ओपन सर्किट बोलते हैं यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, तो ओपन सर्किट बोलते हैं सर्किट के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाना। तो बताइए V बराबर IR पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो बताइए V/R बराबर क्या हो जाएगा, I। तो ओपन सर्किट बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाना, V/इनफाइनाइट, यानी I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट को हम लोग तोड़ देने का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए इतना ज़्यादा कि करंट फ्लो होना बंद हो गया। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। सिंपली ऐसे समझते हैं, ओपन सर्किट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सर्किट का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, या इतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि करंट फ्लो होना उसमें बंद हो गया। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे
शॉर्ट सर्किट ऐसे था। अच्छा बताइए, इसका हम प्रैक्टिकल करके जल्द ही बताएंगे कि वायर में हम लोग एक बल्ब होता है, बल्ब में हम लोग देखते हैं कि इधर से जा रहा है और इधर से बाहर, अंदर जाके वायर जुटा हुआ ही रहता है, लेकिन अगर तब कुछ फॉल्ट नहीं होता है। हम लोग बल्ब को लगाते हैं तब कुछ फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन यही काम हम लोग अगर बाहर डायरेक्ट बल्ब को वायर को कनेक्ट कर देते हैं तब ये ऐसा शॉर्ट क्यों हो जाता है। इस बात के लिए हम जल्दी एक वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकल का, एक्चुअल प्रैक्टिस का, कि क्या होगा हम लोग यहाँ पे इस एलिमेंट के जगह पे, फिलामेंट के जगह पे डायरेक्ट हम लोग वायर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल समझिए, जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो शॉर्ट सर्किट होगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो बल्ब था, इस बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो शॉर्ट सर्किट बोला जाता है जब सर्किट का रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो कर दिया जाए। तो बताइए, रेजिस्टेंस का वैल्यू जब जीरो कर देंगे, यानी V बराबर आई आर, यानी आई V बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, आई, यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो कर देंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी हम लोग सिंपली समझे कि शॉर्ट सर्किट उस कंडीशन को बोला जाता है जब किसी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और यही बात तो हम लोग करते हैं, बोलते हैं सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी एक दूसरे में आपस वायर क्या हो गए, पहले देखिए इससे हो करके जा रहा था, अब ये दोनों वायर आपस में क्या हो गए, एक ही हो गए। ये दोनों वायर क्या हो गए, आपस में सट गए। कहने का मतलब क्या कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या कि दोनों के बीच का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, पहले भी तो सटा हुआ ही था, पहले का हटा हुआ था, तो पहले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था, बात समझिएगा, पहले रेजिस्टेंस हो करके, लेकिन अब रेजिस्टेंस है नहीं। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। लास्ट कंडीशन आता है फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है, आप लोग अगर सिंपल में डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो जरूर बताएंगे कि फॉल्ट क्या होता है। तो फॉल्ट हम हिंट देते हैं कि फॉल्ट, चलिए बता ही देते हैं। हम ऐसा सोच रहे थे कि आप लोग फॉल्ट का आंसर खुद देखते हैं कितना टाइप से आंसर आता है, चलिए रहने देते हैं। फॉल्ट क्या होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फॉल्ट क्या होता है, हम इसको बताएंगे। हिंट ये देते हैं कि फॉल्ट हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि सर्किट क्या हो गया, सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ गया, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ गया, सिंपली चलिए बता ही देते हैं। नॉर्मल कंडीशन से अगर जितने सारे उसमें क्वांटिटी है जो सप्लाई हो रहा है वो अगर चेंज होता है, नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन आ गया, उसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट कहने का मतलब सिंपली कि रेटेड वैल्यू से या रेटेड करंट या रेटेड वोल्टेज या रेटेड क्वांटिटी से वैल्यू को क्या कर जाना, इंक्रीज कर जाना। अब इंक्रीज किसके वजह से हो जाएगा, ओवरलोड की वजह से होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से होगा, ओपन सर्किट की वजह से, किसकी वजह से होगा ये नहीं, लेकिन फॉल्ट सिंपली बोलते हैं कि नॉर्मल कंडीशन से जब एबनॉर्मल कंडीशन आ जाता है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग देखें। इक्विपमेंट, ऐसा नहीं है कि ये इक्विपमेंट खत्म हो गया, सारे का इक्विपमेंट कैसे काम करता है, तो धीरे धीरे जब हम लोग अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो उसका जब हम लोग क्लास देखेंगे तो वहाँ पे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ज़रूरत था वही बात बताया गया है। तो ये हुआ ख़त्म। अब इसी यूनिट में लास्ट बच रहा है IE रूल, इंडियन इलेक्ट्रिफिकेशन रूल। ये वाला के बाद ये यूनिट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद स्टार्ट होगा वायरिंग। वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, घर का वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए ताकि मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।